सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर संकट के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि कतर संकट है क्या, इसका प्रारंभ कब हुआ था, किन कारणों से हुआ था, और साथ ही समझेंगे कि आखिर अब कतर संकट के समाप्ति की घोषणा क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई है और किन उद्देश्यों के लिए की गई है। साथ ही समझेंगे कि आखिर कतर संकट की समाप्ति की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन क्या इससे अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी। यह जो टॉपिक है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आपको यहां पर जो अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है उसका मैप दिखाया गया। यहां पर देखेंगे तो एक प्रमुख राष्ट्र आपको दिखाई देगा जिसका नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से लगे हुए कुछ देश हैं, जिसमें एक देश है यमन, यहां पर ओमान, यहां पर आपको दिखाई देगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में हम यूएई के नाम से भी जानते हैं। और सऊदी अरबिया से लगा हुआ ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा, जिसको देख सकते हैं काफी छोटा। और यहीं पर एक और देश है बहरीन। ये जितने मैं देश बता रहा हूं सबका नाम जिक्र आएगा इनका, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये जो छोटा सा देश है ना कतर, इसका जो विवाद है लगभग सभी देशों के साथ है, लेकिन इसकी जो दोस्ती है वह है ईरान के साथ, जो कि आप देख पा रहे होंगे यह जो फारस की खाड़ी से दूसरे छोर पर है। अब ये जो ईरान के साथ जब इसके संबंध क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो आपको पता है कि सऊदी अरबिया और ईरान की बिल्कुल भी बनती नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को यह चाहते हैं कि बर्बाद कर दें और काफी ज्यादा प्रतिद्वंदिता यहां पर दिखाई देगी। और इसी के कारण जब भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, आपने देखा होगा कि कोई कदम उठाता है ईरान के अगेंस्ट में, तो सऊदी अरबिया क्या करता है, उसको प्रमोट करता है, उसमें सहयोग देता है। अब जब सऊदी अरबिया सहयोग देता है तो यहां पर जो अन्य देश हैं जैसे कि बहरीन है, यूएई है, यमन है, ओमान है, यह देश भी क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। कुल मिलाकर जब इन दो देशों में क्या है, तनाव है, और इन तनावों में जब एक छोटा सा देश जिसकी बाउंड्री तो शेयर होती सऊदी अरबिया के साथ, यह सऊदी अरबिया को बायकॉट करके कतर क्या करेगा, जब ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा तो यहां पर संबंध इसके अन्य देशों के साथ खराब भी। और यही कारण है कि जो कतर है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और ये जो प्रतिबंध लगाया गया था इसमें प्रमुख रोल था सऊदी अरबिया का। अब इस मैप के माध्यम आप ये वाला जो मैप है इसको देखिए, यहां पर इस देश को देखिए जिसका नाम है तुर्की, और तुर्की के साथ भी जो कतर के संबंध है क्या है, काफी अच्छे। अब आपने एक देख लिया कि जो कतर है इसके संबंध तुर्की और यहां पर जो ईरान है उसके साथ अच्छे हैं। सऊदी अरबिया, यहां पर जो बहरीन है, यमन है, या यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ खराब है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको पता है कि ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध इस समय अमेरिका ने लगा रखे हैं, और वह इस वजह से लगा रखे हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि यह जो देश ईरान है यह क्या करे, परमाणु हथियार बना ले या मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, जिससे क्या हो, सऊदी अरबिया या फिर इजराइल को खतरा हो। तो कुल मिलाकर सऊदी अरबिया और उसके समर्थक देशों और इजराइल के लिए यहां पर अमेरिका यह चाहता है कि किसी भी तरह से जो ईरान है इसको रोका जाए। लेकिन क्या होगा जब कतर क्या करेगा, ईरान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करेगा, स्वाभाविक है कि अमेरिका भी क्या होगा, कतर के अगेंस्ट में हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। अब ये जो हमने कहानी सुनाई है ये सभी कहानियों को हम लोग अगले टेक्स्ट में जोड़ने वाले। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से। कतर जो है अरब प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा जो है कि देश है,
इसके दक्षिण में जहां सऊदी अरब है जिसको हमने दिखाया, शेष तीनों ओर से यह फारस की खाड़ी जिसको गल्फ ऑफ पर्सिया के नाम से भी जानते हैं उससे घिरा हुआ है। ये जो कतर है दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है और इसका जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो आबादी है वह मात्र और मात्र लगभग 28 लाख है, जिसमें से लगभग 85% से लेकर 90% जो लोग हैं वह बाहर से आकर यहां पर बसे हैं, अर्थात काम के लिए या फिर किसी बिजनेस पर्पस से यहां पर आकर बसे हुए। ये जो कतर है लगभग 55 साल पहले जो है कि 55 साल तक ब्रिटेन के संरक्षण में रहा और 1971 में कतर ने कहा कि हम संयुक्त अरब अमीरात, जिसको मैंने दिखाया कि सऊदी अरबिया के पास में भी है, कतर के भी पास में भी है, उसने कहा कि हम क्या करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जो है यूएई का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूएई को किसका नाम है, संयुक्त अरब अमीरात को ही हम यूएई के नाम से भी बुलाते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो अब देखिए 1971 में कतर ने कहा कि हम यूएई का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस तरह से यह एक अलग देश बना। समय कौन सा है, 1970 का डिकेड है। अब यह जब समय था तो कतर को यह नहीं पता था कि उसके पास कुछ बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि कतर के जो तेल संसाधन थे उसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही 1990 का दशक आता है, जो कतर है यह बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि इसको मिलता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बड़ा भंडार और उसके बाद से कतर क्या करता है, अपने पंखों को पसारना चालू करता है और पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि जो पास में स्थित जो देश हैं उनको वह पसंद नहीं आते। स्वाभाविक है वह क्या करेंगे कि कतर के जो पर हैं उसको कतरने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है वह असफल हो, जैसा कि इस केस में हुआ है। खैर, कतर, अभी सभी चीजों को मैं आगे बताने वाला हूं। कतर इस समय दुनिया के सबसे जो है कि अमीर देशों में है, जबकि पहले वह सबसे गरीब देशों में शामिल होता था। लेकिन तेल और गैस के भंडार ने और इसका निष्कासन करके इसका एक्सपोर्ट करने के कारण आज जो है कि कतर जो है कि दुनिया के सबसे धनी देशों में शामिल हो गया है। और यहां की प्रति व्यक्ति आय अगर देखेंगे तो कम है। कितनी कम है समझिए, सिर्फ और सिर्फ 81 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। ये समझिए कितना कम है। आप कहेंगे ये कम है तो इससे ज्यादा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, सही बात है। यह मैंने यहां पर यह सटायर यूज किया था, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी ज्यादा है और इसी के कारण यह दुनिया के सबसे धनी देशों में शामिल है। कतर की जो सरकारी एयरलाइंस है जिसका नाम है कतर एयरवेज, यह दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में मानी जाती है। अब आप कहेंगे एयरलाइंस का देश से क्या संबंध? संबंध यह है कि जो देश जितना संपन्न होगा, जितना पैसा खर्च कर पाएगा, उसकी जो एयरलाइन है, एयरवेज है, वो भी उतनी अच्छी होगी और कतर ने ऐसा ही किया। इसके बेड़े में लगभग 192 विमान हैं और यह 150 से अधिक शहरों को जोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे अच्छी एयरलाइंस में ही जाने जाते हैं। और सुनिए, कतर जो है कि वर्ष 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहा है और यह अरब दुनिया का पहला देश है जो ऐसा करेगा। एक छोटा सा देश है जो कि पहले क्या था, गरीब हुआ करता था, लेकिन उसने अपने तेल और गैस के भंडार का क्या किया, यूज किया और उसका यूज करके आज ये दुनिया के सबसे धनी देशों में शामिल है और इसका प्रति व्यक्ति आय हमने आपको बताया। कतर जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस अर्थात एलएनजी, जिसको सामान्य तौर पर हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, ये इसका क्या करता है, दुनिया का सबसे बड़ा यह निर्यातक है और कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 30% केवल और केवल कतर इसका उत्पादन करता है। स्वाभाविक है इसका जो उत्पादन भी करता है और इसकी डिमांड भी है, तो इससे क्या होगा, कतर की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। वर्ष 2019 में कतर ने प्रतिदिन लगभग 6.10 लाख बैरल तेल का उत्पादन किया था। अब मुझे आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। यह जो आंकड़ा है इससे समझ सकते हैं कि प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता कितनी ज्यादा है। वर्ष 2019 में कतर ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और उसने कहा कि हम क्या हो रहे हैं, ओपेक से अलग हो रहे हैं। ओपेक से अलग होने का मतलब है कि यह उस समूह से अलग हो रहा है जो
तेल के क्या करते हैं, मूल्य को नियंत्रित करते हैं। तो कतर ने कहा कि हम क्या करेंगे, जब ओपेक से अलग हो जाएंगे तो हमारे यहां से जो भी नेचुरल गैस या फिर जो पेट्रोलियम निकलते हैं उनकी कीमत हम खुद डिसाइड कर पाएंगे और हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितना हमें उत्पादन करना है, क्योंकि ओपेक क्या करता है कि यह उत्पादन के माध्यम से कीमत को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो जब यह वर्ष 2019 में ओपेक का सदस्य था तो यह क्या था, ओपेक का सबसे बड़ा 11वां तेल का क्या था, उत्पादक था। अर्थात ये समझ सकते हैं कि ओपेक में इसकी कंडीशन कितनी मजबूत रही होगी। और यह जो तेल और नेचुरल गैस में इसकी जो निर्भरता है या इसके पास जो उपलब्धता है, इसने क्या किया है, इसकी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है। अब यहां तक तो था कि आखिर कतर है क्या और वह दरअसल उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। कतर की सरकार ने क्या किया था, 1996 में अर्थात 96 में क्या किया था, अल जजीरा नाम के एक टेलीविजन नेटवर्क का स्थापना की। अब ये ध्यान दीजिएगा, यह वही अल जजीरा है जिसकी न्यूज वगैरह अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो आप सुनते आए होंगे। इस नेटवर्क को खड़ा किसके द्वारा किया गया है, कतर की सरकार के द्वारा। और जब इसको खड़ा किया गया तो उस समय जो है कि इसने क्या किया, एक तरह का क्रांतिकारी कदम उठाया था, क्योंकि यह जो अरब दुनिया का एकमात्र टेलीविजन। अब ऐसे में क्या हुआ कि लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी, इसका एरिया क्या होगा, बढ़ने लगा। लेकिन यह जो अल जजीरा टीवी नेटवर्क है, इसने क्या किया कि कतर की जो पॉलिसी है उसके आधार पर बोलना चालू किया। और यह जो अल जजीरा है, इसने ऐसा बोला कि जो कतर के पास वाले देश हैं उनमें मनमुटाव बढ़ने लगा कतर को लेकर, क्योंकि इसकी जो पूरी आप इसकी अगर न्यूज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कतर के साथ सभी देश क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब ये जो टीवी नेटवर्क है, यह अरब दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र अगर नेटवर्क है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जब इस तरह की बातें सऊदी अरबिया या बहरीन यूएई के खिलाफ की जाएंगी तो इन देशों के बीच में क्या होंगे, मतभेद बढ़ेंगे और यह जो मतभेद हैं धीरे धीरे बढ़ने लगे। कतर की जो छवि रही है हमेशा से अरब जगत के लिए एक समस्या निर्मित करने वाले सदस्य के रूप में रही है। कतर अपने तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के संयुक्त कार्यकरण के बावजूद भू राजनीतिक अर्थात वहां की जो जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों पर हमेशा अरब जगत से अलग अपना जो है कि मत रखता है। अर्थात अगर सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन या फिर अन्य देश यह चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ करके इस क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखना है तो उनके हिसाब से वो सही हो सकता है। कतर कहता है ना, हम छोटे देश जरूर हैं लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी बिल्कुल स्वतंत्र होगी। अब समझिए, जब एक क्षेत्र है और वहां का सबसे बड़ा जो नेता है वह सऊदी अरबिया है, अगर वह क्या करेगा, उसकी बात को कतर नहीं मानेगा तो विवाद तो क्या होगा, बढ़ेगा। खैर यह एक कारण है, लेकिन जो है कि सबसे बड़ा जो चुनौती वह यह है कि बार बार कतर क्या करता है, सऊदी अरब के वर्चस्व को चुनौती देता है, उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता है और इसी के कारण उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसके वजह से कतर और सऊदी अरब में तनाव बढ़ा। और तो और कतर ने जब क्या हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सप्लोर किया तो उसने क्या किया, सऊदी अरब के साथ जो समझौता किया गया था बाउंड्री का, सीमा का, उसको भी खत्म कर दिया। तो सऊदी अरबिया को बार बार यह लगता था कि यह कतर जो है कि अपनी मनमानी कर रहा है और यह जो कदम उठा रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारी जो छवि है या फिर यहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो रही। बात इतनी ही नहीं थी, कतर पहला अरब देश था जिसने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और जो है कि व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया। आप समझिए, इजराइल के साथ अगर यह संबंध बनाएगा तो क्या सऊदी अरबिया के साथ संबंध चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। हालांकि जो है कि वर्ष 2009 में कतर ने इजराइल के साथ सभी अपने व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसने बनाए भी तो संबंध थे। अब इससे क्या हुआ कि जो सऊदी अरबिया के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है वह जो है कि बढ़ गया। यहीं पर बात रुकी नहीं, बात क्या हुआ कि 1995 में
कतर के जो राजा या जो शाह बने उनका नाम था हमाद बिन खलीफा। इन्होंने सऊदी के साथ क्या किया, अपने संबंधों पर जो है कि ईरान को वरीयता दी और सऊदी अरब को अलग थलग करके क्या किया कि इन्होंने ईरान के साथ अपनी निकटता बढ़ानी प्रारंभ कर दी। और तनाव इतना बढ़ गया कि वर्ष 2002 में क्या हुआ कि सऊदी अरब ने क्या किया, कतर से अपने जो एम्बेसडर होते हैं उनको वापस बुला लिया। वापस बुलाने का मतलब है कि राजनयिक जो संबंध थे, जो डिप्लोमेटिक संबंध थे, उनको चोट पहुंचना। कतर यह मानता है कि उसकी जो संपन्नता का प्रमुख कारण है वह ईरान की और कतर की सीमा पर स्थित जो एक पूरा क्षेत्र है जिसका नाम है द साउथ फार्स नॉर्थ डोमे फील्ड क्षेत्र, और यहां से वो क्या करता है, गैस का निष्कासन करता है। तो कतर यह कहता है कि अगर हम ईरान के साथ संबंध खराब कर लेंगे तो यह जो क्षेत्र है जहां से हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस का उत्पादन करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भले ही बाउंड्री जो है कि सऊदी अरबिया के साथ कतर की शेयर होती है, वो संबंधों में वरीयता किसको देता, ईरान। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के जानी दुश्मन समझ ले। कुल मिलाकर इन कंडीशन के कारण क्या हुआ कि पहले ही डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हो गए थे और तनाव क्या होगा, बढ़ने लगा। और बढ़ने के कारण धीरे धीरे कुछ और भी चीजें इसमें जुड़ती गई, जिसमें एक कारण था आखिर यहाँ के जो नए राजा बने, जो शाह बने, उनका कारण था। फिर अल जजीरा एक कारण बना। और वर्ष 2011 में जो अफ्रीका में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में आपको पता है एक घटना घटी थी जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग में क्या हो रहा था कि जो तानाशाह थे उनको जनता ने कहा कि अब आपको हटना होगा, गद्दी से हटा दिया गया। अफ्रीका के कई देशों में और यहाँ के अरब प्रायद्वीप में इस जो अरब स्प्रिंग की घटना थी, ये एक आंदोलन था जो कि लोकतंत्र की डिमांड कर रहा था। जब ये सऊदी अरब पहुंचा तो सऊदी अरब जब पहुंचा तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी किसकी, अल जजीरा की। हाँ, ये वही चैनल है जो कि क्या है, कतर के द्वारा फंडेड होता है। और जब ये सऊदी अरब पहुंचा तो सऊदी अरब में इसको क्या किया गया, अल जजीरा ने इसको प्रमोट किया, अर्थात यह कहा कि सऊदी अरब में भी अरब स्प्रिंग की जो घटना हो रही है बड़े पैमाने पर हो रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है, यहाँ के जो शासक हैं उनको अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। अब क्या हुआ, इन सभी चीजों को देखते देखते जो है कि अब सऊदी अरब को लगा कि अब हमने अगर कतर को नहीं रोका तो बात क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत लेकिन जो और देश थे उनको भी थी। एक देश था इसमें यूएई, बहरीन और मिस्र, जिनका मैंने आपको लोकेशन दिखा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ठीक है आप इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन सोचो कि अल जजीरा जिसकी स्थापना से ही इसने क्या किया है, हमारे अर्थात इन देशों ने कहा कि हमारे और आपके अगेंस्ट में यह बोलता आया है और इसके वजह से जो पूरी हमारी छवि है वो प्रभावित होती है। और यह क्या होता है, कतर के द्वारा फंडेड है, जिस पर कतर क्या करता है, लगाम नहीं लगाता। यहां तक बात बढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जो है कि ऐसा मजबूत कदम नहीं उठाया गया जिससे कतर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। सऊदी अरब और उसके समर्थक देश बार बार कतर से यह कहते आए हैं कि यह जो आपका चैनल है इसके माध्यम से कतर क्या करता है, आतंकी संगठनों को प्रमोट करता है। और इसमें कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई इस रूप में आप देखिए कि अलकायदा से लेकर जितने भी आतंकी संगठनों के इंटरव्यू देखेंगे वह आपको इसी चैनल के दिखाई देंगे, यहीं पर रिकॉर्ड किए गए होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सऊदी अरब है तो इसने कहा कि देखो आप इस चैनल पर लगाम लगाओ और यहां पर जो अरब स्प्रिंग की घटना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है इसको रोको। और इस सऊदी अरब ने कहा कि हमें पता है कि तुम क्या करते हो, आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हो, उनको प्रमोट करते हो, इसको आपको रोकना होगा। यहीं तक बात बढ़ती रही और उसने कहा कि आपको यह जो चैनल है इस पर लगाम लगानी होगी।
सऊदी अरब ईरान को क्या करता है, अपना एक दुश्मन मानता है और उसे हमेशा रोकने का क्या करता है, वह प्रयास करता है। सऊदी अरब ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से भी वह चाहता है कि वह किसी भी तरह से जो परमाणु हथियार विकसित कर रहा वह ना कर पाए। अब ऐसे में क्या होगा कि जब कतर कहेगा कि हम सऊदी अरब को साइडलाइन करके हम क्या कर रहे हैं, ईरान के साथ जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ईरान की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा, उसके पास ज्यादा पैसा आएगा और वह कुछ ज्यादा कर पाएगा। और इसी के कारण बार बार जो है कि कई तरह के तनाव जो है कि चलते रहे, लेकिन अभी तक प्रतिबंध लगा नहीं। एक परिवर्तन आता है वर्ष 2016 में। डोनाल्ड ट्रंप जो है ने क्या किया था कि जब वहां पर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, तभी उन्होंने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और P5+1 देशों के बीच, जिसमें P5 मतलब परमानेंट 5 जो मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और प्लस जर्मनी ने जो समझौता किया था, तो इसमें क्या है, अमेरिका भी शामिल है। उसने कहा था हम इस समझौते से बाहर होंगे और ईरान पर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन प्रतिबंध जब ईरान पर लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो भी अन्य देश हैं उनको भी क्या करना होगा, इसका सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह की चीजें चलती रही, लेकिन समय आता है जब वर्ष 2017 का, और डोनाल्ड ट्रंप जो है कि सऊदी अरब के दौरे पर आते हैं। यहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग की देशों के साथ, और कहा कि सभी देशों और खासकर खाड़ी के देशों को मिलजुल कर ईरान को अलग थलग करना होगा ताकि वह परमाणु हथियार और मिसाइल की टेक्नोलॉजी विकसित ना कर सके। कतर ने कहा कि ना, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। उसने अपना अलग मत रखा और इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ इस वजह से गया क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश पहले से ही क्या कर रहे थे कि कतर और उसके सरकारी चैनल या कतर की गतिविधियों से वह जो है कि तृप्त आ चुके थे, एकदम परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे, और इसी के कारण सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और बहरीन ने कहा कि कतर क्या कर रहा है, खाड़ी क्षेत्र में तनाव को बढ़ावा दे रहा है। वह हिजबुल्लाह और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठनों को प्रमोट करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अर्थात जीसीसी का सदस्य होते हुए भी कतर क्या करता है, अपनी अलग विदेशी अपना रहा है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। और इस तनाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि कतर क्या करे, अपनी चीजों में सुधार करे। और इन सभी आधारों को आगे रखते हुए सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और बहरीन ने कतर के साथ सभी व्यापारिक और राजनीतिक संबंध तोड़ लिए, और बाद में ये जो संबंध तोड़े गए, इस पहल में यमन और मालदीव जैसे देश भी शामिल हो गए। अर्थात यह कहा गया कि ना तो हम आपके साथ कोई व्यापारिक संबंध रखेंगे, ना फिर कोई राजनीतिक संबंध रखेंगे। और बात यहीं पर नहीं थी, ये बहुत सिंपल तरीके से नहीं कहा गया। यह कहा गया कतर इनके स्थल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए नहीं करेगा। सोचिए, जो एयरवेज होती हैं जिसका हमने जिक्र किया, तो जो वह अपनी सर्विस देती होगी तो क्या करती होगी, उसने अपने कुछ रूट बना रखे होंगे, जो कि रूट सऊदी अरबिया के ऊपर से भी जाते थे, बहरीन के ऊपर से भी जाते थे, अन्य देशों के ऊपर। उन्होंने कहा कि ना, अब ऐसा बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ कहा कि जो जल मार्ग है इसका भी उपयोग आप नहीं कर पाओ। अब इन सभी चीजों के कारण क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। अब देखिए, ये रहा आपका कतर, ये रहा आपका ईरान। तो ये देखिए, कतर और ईरान के बीच यह जो क्षेत्र है ना, यहां पर क्या है, तेल और गैस के भंडार है। अब इनका दोहन करने के लिए यह दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन अब कहा, जब यह बात 2017 में हुई तो इन देशों ने कहा, सऊदी अरबिया, यूएई, यमन जो है कि बहरीन देशों ने कहा कि ना, अब क्या होगा, हम आप पर ब्रेक लगाते हैं। आप ना तो यह जो जल क्षेत्र है इस जल क्षेत्र का प्रयोग कर पाओगे, ना हमारे जो है कि एयर रूट का प्रयोग कर पाओ। और इन सभी चीजों से क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और यहीं से प्रारंभ होता है कतर संकट। कतर संकट देखिए कितना गंभीर था कि ये कतर से इन सभी देशों ने कहा कि आपको 48 आवर्स में अर्थात 48 घंटे के भीतर अपने सभी डिप्लोमेट वापस बुला लेने होंगे। और जितने भी कतर के नागरिक हैं उनसे कहा गया कि आपको 14
14 दिन के अंदर आपको अपने देश में चले जाना है। समझ सकते हैं कि तनाव का लेवल क्या रहा होगा। यह भी कहा गया कि अब किसी भी प्रकार के सामान की आवाजाही पर भी रोक होगी। हमारे ना तो आप जो है कि बाउंड्री का यूज कर सकते हैं, ना तो हमारी बाउंड्री ओपन रहेगी, ना तो हमारा वाटर वाला एरिया आपके लिए ओपन रहेगा, ना ही हमारा जो एयर वाला एरिया है वो आपके लिए यूज कर पाएंगे। कुल मिलाकर प्रयास यह किया गया कि जो भी आवश्यक सामान इन क्षेत्रों से पहुंचते हैं सबको रोक दिया जाए। कतर के सामने शर्त भी रखी गई, ऐसा नहीं है कि उसको कहा गया कि प्रतिबंध जीवन भर के लिए होगा। उसके सामने शर्त रखी गई कि यदि वह क्या करे, ईरान के साथ अपने जितने भी डिप्लोमेटिक संबंध हैं उनको तोड़ दे। अल जजीरा के साथ जो सभी न्यूज चैनल जिनकी वह फंडिंग करता है यदि उनको वह बंद कर दे। साथ ही साथ कहा गया कि तुर्की के साथ कतर क्या करे, अपने जितने भी सैनिक सहयोग हैं उसको बंद कर दे। यह कहा गया कि जितने आतंकी संगठनों की फंडिंग कतर करता है उसको रोक दे। और यह भी कहा गया कि वह अरब देशों की नीतियों को अपने देश में भी लागू करे तो क्या होगा कि यह जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या फिर जो हमने जो व्यापारिक और राजनयिक संबंध तोड़े हैं इनको हम पुनः बहाल कर देंगे, अर्थात फिर से हम पुराने रूप में लौट आएंगे। लेकिन जो कतर था उसने कहा कि ठीक है, आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं बहुत कड़े हैं और आपका उद्देश्य यह है कि कतर इससे घुटने टेक देगा, लेकिन कतर ने कहा हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। कतर ने इन प्रतिबंधों को झेला और झुकने से इनकार कर दिया और ईरान के साथ उसने अपने रिश्ते को और मजबूत कर लिया। उसने कहा कि आखिर ठीक है, आप हमको जो है कि अपने एयर का यूज नहीं करने देंगे, अर्थात एयर ट्रैफिक का यूज नहीं करने देंगे, आप अपने वाटर एरिया का यूज नहीं करने देंगे। उसने कहा कि जो हमारा एवरग्रीन दोस्त है हम उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। और ईरान ने भी हवाई मार्ग, खाद्य सामग्री और व्यापार हर तरह से क्या किया, कतर का सहयोग किया। उसने कहा आपको हवाई मार्ग का यूज करना आप हमारा कीजिए, जो भी खाद्य सामग्री आप जो सऊदी अरबिया से खरीदते थे आप हमसे लीजिए, जो भी व्यापार में दिक्कतें आती हम आपका सहयोग करेंगे। अब इन चीजों से क्या हुआ, ईरान और कतर के जो संबंध यह देश चाह रहे थे कि कमजोर होंगे वह कमजोर नहीं हुए, मजबूत होने लगे। और इन प्रतिबंधों में तुर्की ने भी क्या किया, एक नई चाल चली। तुर्की ने भी कतर का बहुत सहयोग किया, जिसके वजह से तुर्की के साथ भी कतर के रिश्ते क्या हो गए, मजबूत हो गए। अब जिस समय तुर्की और ईरान के साथ कतर के संबंध जो है कि मजबूत हो रहे हैं, उसी समय देखिए कि तुर्की और ईरान के साथ अमेरिका के संबंध क्या हो रहे हैं, तनावपूर्ण हो रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों को उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि 2017 के बाद तो कई बार ऐसी कंडीशन आई है जबकि लगा कि ईरान और अमेरिका में युद्ध भी हो सकता है। खैर ये सभी चीज चलते रहे और इस तरह से कतर पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उस पर जो बैरिकेडिंग की गई थी या फिर उससे जो संबंध तोड़े गए थे, उनका उद्देश्य यह था कि कतर को हर तरह से काट देना है, उसको जो है कि एक सीमित क्षेत्र के में बांध देना है जिससे वह व्यापार ना कर पाए। लेकिन उसके पीछे के जो मुख्य उद्देश्य थे वह जो है कि सफल नहीं हो पाया और कतर ने क्या किया, अपने आप को मेंटेन किया। कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में भी उसने अर्थव्यवस्था को अपने चलायमान रखा और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला ईरान और तुर्की का। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन देशों को लगा कि हमने जिस उद्देश्य के साथ यह प्रतिबंध लगाए थे वह तो पूरे ही नहीं हो रहे। फिर यह हुआ कि ठीक है, अब क्या करते हैं, इन प्रतिबंधों को हटाते हैं। अब ये जो प्रतिबंध हटाने की बात हुई यह कोई नई चीज नहीं थी, इसकी जो सुगबुगाहट थी वो कोरोना के फेज में ही दिखने लगी थी। लेकिन 4 जनवरी अर्थात कल क्या हुआ है, सऊदी अरब ने घोषणा किया है कि वह कतर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाएगा और इसकी घोषणा की है आने वाले कल या परसों या हो सकता आज ही क्या हो कि आपको सूचना मिले कि कतर पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे जिन देशों के द्वारा वह हटा लिए गए। हालांकि कतर के सामने रखा गया है एक शर्त कि वह आतंकी संगठनों को फंडिंग नहीं करेगा, लेकिन कतर पहले से इनकार करता है कि हम कोई फंडिंग नहीं करते, तो इसमें कुछ होने वाली नहीं। दरअसल अमेरिका की जो रुचि है इस क्षेत्र में
अब बदल गई है। अमेरिका को यह लगा कि हमने यह जो पूरा प्रयास किया था, या जो सऊदी अरब या अन्य देशों ने पूरा प्रयास किया था, उसमें क्या था कि कतर को क्या करना है, नियंत्रित करना है। लेकिन हुआ क्या कि कतर को सहयोग मिल गया ईरान का, और ईरान को जब सहयोग मिला तो आखिर ईरान ने फ्री में तो सहयोग किया नहीं होगा, उसने क्या किया, कतर से बड़ी मात्रा में पैसा लिया और उसके व्यापार को प्रमोट किया। इससे क्या हुआ कि ईरान के पास पैसा ज्यादा आया, अर्थात जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए था वो पॉजिटिव इंपैक्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसकी वजह से ट्रंप ने यह सोचा कि जाते जाते वह ईरान को झटका देंगे और कतर के माध्यम से हर साल जो है कई मिलियन डॉलर प्राप्त करता है ईरान कतर से, उसको क्या करेंगे, वह समाप्त करेंगे। और समाप्त करने का मतलब यह है कि जो यह कई मिलियन डॉलर प्रति वर्ष कतर से मिल रहा है, इसको रोक देंगे तो ईरान क्या होगा, आर्थिक रूप से पहले ही थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इससे क्या होगा, और निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी ओर जो परिवर्तन आया वो ये है कि सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों की जो कंपनियां हैं वह चाहती हैं कि कोविड-19 के कारण उनका जो व्यापार है काफी प्रभावित हुआ है, इसलिए सबके लिए अच्छा यह होगा कि पुनः वह उन्हीं पुराने रिश्तों को बहाल किया जाए और कतर के साथ मिलकर व्यापार किया जाए, जिससे सऊदी अरबिया के साथ साथ अन्य देशों की कंपनियों को लाभ मिल सके और कोविड के कारण जो उनकी अर्थव्यवस्था में ठहराव आया है वह बढ़े। और हाल ही में आपने एक चीज और सुना होगा कि ईरान ने घोषणा किया है कि उसने क्या किया है, 20% यूरेनियम इनरिचमेंट अर्थात संवर्धन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 20% यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब यह है कि अगर यह परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा तो यह ईरान क्या कर सकता है कि इस यूरेनियम का यूज कर सकता है परमाणु बम बना। तो अब खाड़ी के देशों को लग रहा है, जिन्होंने कतर पर प्रतिबंध लगाया था, कि हम यहां पर कतर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर ईरान क्या कर रहा है, कतर के साथ व्यापार करके काफी बड़ी मात्रा में पैसे प्राप्त कर रहा है और यह रुक नहीं रहा बल्कि और मजबूत होता है। तो इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है कतर ने जो किया अब उस पर रोकने का हमने प्रयास किया है, उसको भी कुछ समझ में आया होगा, अब हम अपने साथ संबंधों को कतर के साथ क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं और वह फोकस करेंगे अब मुख्य रूप से ईरान पर। अब देखना यह होगा कि आखिर जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति 20 तारीख को बन जाएंगे वह ईरान के साथ कैसे अपने संबंधों को डील करते हैं। अगर जो बिडेन क्या करते हैं, कहीं सऊदी अरबिया और यहां पर जो अन्य देश हैं उनकी चिंताओं को समझते हैं तो ईरान पर वह कड़े कदम उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि वह अपने अभी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहते आए हैं कि ईरान से साथ वह फिर से क्या करेंगे, एक डील करेंगे और उस डील में यह प्रयास करेंगे कि ईरान क्या करे, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपना रहा है, न्यूक्लियर बम बना सकता है, उसको रोका जाए। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि क्या अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित कर पाते, क्योंकि अभी देखिए प्रयास क्या किए गए कि कतर के साथ संबंधों को मजबूत करके ईरान को अलग थलग किया जाए, लेकिन ना तो यहां पर कतर झुका ना ईरान झुका। तो देखना यह होगा कि ईरान कैसे अब इस पर अपना रिएक्शन देता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी अच्छी खबर है। इस वजह से अच्छी है क्योंकि भारत के पास अब विकल्प मिल गया है कि वो क्या कर सकता है, वह जो कतर का पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसको बिल्कुल मुक्त तरीके से सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए क्या कर सकता है, आयात कर सकता है, क्योंकि भारत जो है कि कतर से आयातक में सबसे आगे रहा है। अब पहले क्या था कि जब सऊदी अरबिया और अन्य देशों ने प्रतिबंध लगाया तो भारत के सामने भी चुनौती थी कि सभी देशों के साथ संबंधों को कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन हाँ, भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, लेकिन इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि अरब क्षेत्र में तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि तनाव का जो कारण है ईरान है, अमेरिका है और सऊदी अरबिया है, और इन सभी के पीछे एक देश है जिसका नाम है इजराइल, जिसके आधार पर अमेरिका बहुत बार अपनी विदेश नीति को जो है कि चेंज करता है। तो देखना यह होगा कि आखिर आने वाले समय में यहां पर किस प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं। कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा तो जरूर मैं आपको अपडेट करूंगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कतर संकट क्या है जिसको समाप्त करने की घोषणा अभी की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।